हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई। आज हम मेनली दो दो तीन एडिटोरियल है। मेनली तो हमारे दो ही हैं, क्योंकि हम एफ सी आर एफ ऑनर कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा है कि रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया क्रूड ऑयल सिक्योरिटी। जो रेड सी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें स्पेशली जो होती टेररिस्ट ग्रुप है यमन का, उसने अटैक किया है। तो उसकी वजह से इंडिया की जो क्रूड ऑयल सिक्योरिटी है, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्योंकि जो वेस्ट एशिया में जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, इससे पहले हॉर्मुज की स्टेट पे था, अब होती जो यमन यमन का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अंसार अल्लाह के नाम से भी, अंसार अल्लाह मूवमेंट भी जाना जाता है। स्पेशली ये सिया सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, या कहीं सस्ता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। तो उसने अटैक किया है। तो इंडिया का जो रूस के थ्रू आ रहा था, सॉरी, रूस से जो इंडिया का क्रूड ऑयल आ रहा था रेड सी के थ्रू, उस पर भी क्या है कि उस पर भी संकट दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या इंडिया के पास है। और दूसरा है कि जो हमारी जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन प्रॉब्लम स्पेशली फ्लड की प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन प्रॉब्लम फायर की प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन में जो फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम हीट आइलैंड की, उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। और लास्ट एक आर्टिकल है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल, सीधी रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, कि जिसमें जो विदेश से जो फंड आते हैं स्पेशली एनजीओज वगैरह के लिए, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जितनी भी एनजीओज वगैरह हैं, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पैसा लगाते हैं, जिससे क्या है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी एक खतरा पैदा होता है। तो एक एक करके सारे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं आप, और इस पर कोई भी जानकारी चाहिए ज्वाइन कर सकते हैं। एफसीआरए सबसे पहले आगे इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि एफसीआरए क्या है। एफसीआरए क्या है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट है, स्पेशली एनजीओज के लिए। ये राइटर कहने की बात ये कर रहा है कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स का भी, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन के जो फॉरेन, जो हमारा गवर्नमेंट अमेंड कर रही है, और गवर्नमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हर चीज़ को ठहराने लगती है। तो यहाँ पे कि विदेश से जो फंड आता है, चंदा आता है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक राजनीति हो रही है। ये सीधा राइटर कहने की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अमेंड किया है हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को, एफसीआरए, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी एनजीओज थे उनको बैन कर दिया। तो और एनजीओज को बैन कर दिया, किससे? जो विदेशों से फंड ले रहे थे उनको। तो वही राइटर कह रहा है कि इसमें भी एक कुछ न कुछ धीरे धीरे दिख रहा है कि एक थ्रेट है सिविल सोसाइटीज़ के लिए। तो ये हमारा GS2 का पार्ट है। GS2 में स्पेशली गवर्नेंस में भी सिविल सोसाइटी मेंशन है, तो वहाँ से गवर्नेंस GS2 में हम इसको ऐड कर सकते हैं। एक एक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा FCRA बिल है, पार्लियामेंट में कंसिडरेशन है। कॉन्टेक्स्ट टॉपिक का यही है कि वाइल द गवर्नमेंट सेइंग इट विल चेक मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारा FCRA बिल जो हम ला रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो हमारा FCRA 2010 वाला था, उसमें 19 में, 20 में अमेंडमेंट हुआ, 26 में कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि ये कहने की गवर्नमेंट का कहना है कि जो फंड का मिसयूज होता है, उस पर चेक लगेगा, उस पर रोक लगेगी, इसलिए हम इसमें अमेंड कर रहे हैं। तो लेकिन मेनजी एनजीओ सिविल सोसाइटी कह रहे हैं कि ये हमारी ऑटोनॉमी पे सीधा सा एक खतरा है, एक थ्रेट है। ऑटोनॉमी का मतलब उनके काम करने का जो तरीका है, जो काम जिस तरीके से करते थे, तो उनकी जो फंड लेने की ऑटोनॉमी, काम करने की ऑटोनॉमी की, उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि एक सर्टन सेक्टर, 5 सेक्टर बना दिया, एजुकेशन सेक्टर या मान सोशल वेलफेयर सेक्टर सेक्टर में बना दी। इन्हीं में रजिस्टर्ड एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से, FCRA से चंदा ले सकते हैं। तो उनकी सीधी सी है कि गवर्नमेंट हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर कर दी ऑन द नेम ऑफ द अमेंडमेंट। तो ये हमारे लिए थ्रेट है। यही सारा कॉन्टेक्स्ट है किसका, आर्टिकल का, कि कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी एनजीओ है, उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, और उनको भी एक थ्रेट, एक तरीके का थ्रेट है कि उनकी ऑटोनॉमी फंक्शनिंग करने का काम है। क्योंकि जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ एनजीओ हैं, ये क्या काम करती है, वहाँ पहुँचती हैं जहाँ पे सरकार आसानी से नहीं पहुँच पाती। ट्राइबल एरिया में काम करती है, एनवायरनमेंट सेक्टर में काम करती हैं,
वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती हैं। तो इनका क्या है कि ये अगर काम नहीं करेंगी, अगर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट विद द अमेंडमेंट इन पे लगा देगी, तो सीधी सी बात है कहीं न कहीं इनका काम करने का नेचर भी चेंज हो जाएगा। यही आर्टिकल में कहा गया है। तो यही कहा गया कि एफसीआरए क्या है, इसको हम 50 बार पढ़ चुके हैं कि विदेशों से चंदा लेते थे। 2010 में ये एक्ट आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एफसीआरए का, जो विदेशों से हम चंदा लेने उनका इंश्योर करना कि ये चंदा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आ रहा है और कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में नहीं खर्च हो रहा है। जैसे कि हम विदेशों से चंदा तो ले रहे हैं ऑन द नेम ऑफ द सोशल वेलफेयर, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन हम क्या है ना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन या हम नक्सलवाद ऑर्गेनाइजेशन या नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी बहुत बार देखने को मिला है। एनआईए की जैसे इन्वेस्टिगेशन आई है, आईबी की, एनआईए की, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आई है, उसमें ये पाया गया है कि बहुत सी बार ऐसा हुआ कि जो विदेशों से चंदा आता था वो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में खर्च हो रहा था। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप इसका यूज़ कर रहे थे और जो हमारे नक्सल ग्रुप हैं वो यूज़ कर रहे थे और मिलिटेंट ग्रुप ऑफ द जम्मू कश्मीर के भी इसका यूज़ कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का कंसर्न ये है, तो इसका 2010 में ये एक्ट लाया गया। तो इसका यही था ऑब्जेक्टिव कि जो विदेशों से चंदा आ रहा है उसको ट्रांसपेरेंट करना और उसका मिसयूज़ रोकना, स्पेशली किसके लिए कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो या नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी खतरा ना हो, वही सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें यही है जो हम कह चुके हैं कि फीचर ऑफ एफसीआरए अमेंडमेंट 2026, इसको हम 50 बार पढ़ चुके हैं। डिजाइनेटेड अथॉरिटी बनेगी एक, और एक टू मैनेज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल, एक्सपायर 5 ईयर का टाइम पीरियड रखा है। उसके बाद अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और एक डिजाइनेटेड अथॉरिटी बनेगी, वो सारी चेक करेगी कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ये सारी फीचर उसकी एफसीआरए की एक बार आप देख लें। इनको हम 5वीं या 6वीं बार कर रहे हैं। फिर इसके की कंसर्न क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म सीधा सा यही है कि ये रिडक्शन ऑटोनॉमी किसकी, एनजीओ की, सिविल सोसाइटी की कम करता है और गवर्नमेंट की पावर या डिस्क्रिशनरी पावर, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा देता है। इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट इसमें बढ़ जाएगा और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, और सीधा यही है कि अगर कोई भी एनजीओ पैसा ले रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे उसका मिसयूज भी कर सकता है। और इसका रिलीजियस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी रिस्क है इसका। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर एसेट्स क्रिएटेड फ्रॉम द फॉरेन फंड कैन अफेक्ट सर्विस डिलीवरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे इसके कंसर्न है। फिर कहता है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि इसका हमारा क्या है कि मिसयूज रोकना है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाना है और देश की एकता, अखंडता, सोवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट को भी हमें देखना है, मेंटेन करना है। और फॉरेन फंड एग्जिस्ट मैनी कंट्रीज, ये है कि रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फंड, सीधा गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे देश में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम रेगुलेट करते, सॉरी वो कंट्रीज अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं जहाँ पे भी एफसीआरए से पैसा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एंगल है कि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, का मतलब कि जो सिविल सोसाइटी, उनका जो राइटर कह रहा है सिविल सोसाइटी एनजीओज है उनका भी कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 का। और 19 आर्टिकल 1 का क्लॉज सी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, उनका भी कहीं ना कहीं वायलेशन है। और ये आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड लॉ, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं न्यूज़पेपर में जो दिया था आर्टिकल उसमें। फिर हमारा ये इम्प्लीकेशन है इसका क्या है कि जेन्युइन एनजीओ में फेस ऑपरेशन डिफिकल्टी ड्यू टू द इंक्रीज इन कंप्लाइंस। जो बाकी में एनजीओ सिविल सोसाइटी नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनको उनके फंक्शन पे क्या है ना चेक लग जाएगा, तो उनका काम करने का तरीका भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और बहुत से एनजीओज में सेंसरशिप लगना या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का भी डर रहेगा। और क्या है कि बहुत से नए एनजीओ सोशल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी डिस्करेज होंगे। और जिससे क्या है कि जो हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कल्चर को बचाने के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज़ वगैरह
इनको वो थे तो वो भी कहीं ना कहीं कम दिखेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आर्टिकल में दी गई हैं। वे फॉरवर्ड ये एक बार देख लो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें। और आगे मिसयूज रोकना चाहिए, और टाइम बाउंड फेयर अकाउंटेबल डिसीजन मेकिंग हुई, सिविल सोसाइटी के और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी बी फॉरवर्ड है। इस आर्टिकल को कम से कम हम 5 बार, एक बार तो पूरा एफसीआरए पे हमने पूरा वीडियो ही बनाया, 5वीं बार डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया। अब आ जाते हैं जो अर्बन नाइटमेयर। सीधा सा ये लखनऊ में जो आग लगी थी, किसमें, कोचिंग सेंटर में। उसके अलावा लखनऊ में एक स्लम्स बस्ती में भी आग लगी थी, उसके बारे में बात कर रहा है। गवर्नेंस की जो डिफिसिट है इन द अर्बन एरिया, तो ये GS2 गवर्नेंस का टॉपिक है। GS2 गवर्नेंस। इस आर्टिकल में राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस डिफिसिट या गवर्नेंस फेल्यूर दिखाता है इन द अर्बन एरिया। गवर्नेंस फेल्यूर वही इस आर्टिकल में बात कही गई है कि हमारे पास कोई गवर्नमेंट फिक्स, गवर्नमेंट फर्स्ट, सीधा है कि गवर्नेंस को जो हम सर्विस डिलीवर करते हैं आम लोगों के लिए, उसको पहले हमें गवर्नेंस फिक्स्ड करनी चाहिए। यही सारी चीज़ें हम इसमें है कि कैसे हम अर्बन एरिया को, स्पेशली कैसे अर्बन एरिया को फायर फ्री रख सकते हैं, फ्लड फ्री रख सकते हैं, और जो भी नेचुरल कैलामाइटीज़ होती हैं उनके फ्री रख सकते हैं। तो ये अर्बनाइजेशन में भी काम GS3 में आ सकता है। देखते हैं इसको। वही है कि लखनऊ में, अलीनगर में, मालवीय नगर में, राजस्थान में, ये एरिया में जो जो आग लगी है, अर्बन गवर्नेंस की कहीं ना कहीं सीधा सा दिखाई दे रहा है कि इंडिया में जो अर्बन गवर्नेंस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है वो कहीं ना कहीं वीक है। सीधी सी बात, जैसे अलीगंज में आग लगी, दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी, राजस्थान के भिवांडी में आग लगी, तमिलनाडु के विरुधुनगर में आग लगी, तो हाईलाइटेड डीप क्राइसिस अर्बन गवर्नेंस। ये जो फायर के सबसे ज़्यादा 2026 में जो इंसिडेंट देखे गए, ये सीधी सी बात है कि ये गवर्नेंस पे, वीक गवर्नेंस पे भी को दिखाते हैं कि हमारे पास देखो कितनी गवर्नेंस फ्री, हमारे पास प्रॉपर जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां नहीं है, टाइम पे नहीं पहुंचती हैं। हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की भी कमी है कि हम विद इन टाइम फ्रेमवर्क में कैसे उससे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो की इशू क्या है इसमें, पूरे आर्टिकल में राइटर कहने की बात कर रहा है कि इसमें जो की इशू है, पहला तो अर्बन गवर्नेंस फेल्यूर सीधा सीधा दिखता है कि जो भी हमारा सीधा अर्बन लेवल पे या कहें म्यूनसिपलिटी लेवल पे जो हमारी ग्रास रूट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो भी सीधी फेल्यूर दिखाई देती है। कैसे कि मोस्ट फायर डिजास्टर आर मैन मेड एंड अराइज ड्यू टू इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये कि जितने भी फायर लगती हैं वो ज़्यादातर मैन मेड होती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से होती हैं, या स्लम्स के एक्सपेंड हो जाने, तो स्लम्स एरिया का एक्सपेंड हो जाने के नेचर से होती हैं। ये सारी फेल्यूर ऑफ गवर्नेंस की पॉलिसीज़ या गवर्नेंस की, सीधी सी बात कहूँ, जो गवर्नेंस उस एरिया में है, उस एरिया की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी है, ये सारा दिखा रहा है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मतलब कि जहाँ पे हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करके इलीगल कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जो एरिया बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है उसमें भी कभी कभी देखा गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। उसकी वजह से भी क्या है कि ये कहीं ना कहीं फायर प्रोन एरिया या नेचुरल कैलामिटी का भी बढ़ावा मिलता है। और यह क्या है कि वायलेशन बिल्डिंग नॉर्म, वायलेशन ऑफ बिल्डिंग नॉर्म, सीधा सा कि जैसे मान लीजिए कि ADA के, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के, या DDA के, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके बिल्डिंग बनाने के कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं। उन जैसे मान लीजिए कि जैसे नोएडा में एक बिल्डिंग गिराई गई थी, तो एक नोएडा या सीधी क्योंकि नोएडा में जो बिल्डिंग कराई थी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूल था कि वो कम से कम आपकी 30-40 फीट या मीटर पे, जो भी रूल था उस पर 2 बिल्डिंग की डिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि वो उस रूल को फॉलो ही नहीं किया, बाद में विद द सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। तो वायलेशन ये भी दिखता है कि अगर 2 बिल्डिंगों की दूरी बहुत कम है
तो मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लग गई किसी चाहे मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से या और किसी रीज़न की वजह से, तो उससे क्या होगा कि दूसरी बिल्डिंग में भी प्रोबेबिलिटी आग लगने की बढ़ जाती है। तो जो बिल्डिंग्स के नॉर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स हैं, बिल्डिंग बनाने के नॉर्म्स हैं, उनका भी कहीं न कहीं वायलेशन दिखाई दे रहा है। तो राइटर सीधा कह रहा है कि ये कहीं न कहीं वायलेशन है किसका? नॉर्म्स का। वो वायलेशन किसकी वजह से हो रहा है? मेनली फॉर द वीक अर्बन गवर्नेंस की वजह से। फिर कह रहा है लैक ऑफ फायर सेफ्टी कंप्लायंस। हमारे पास जो फायर सेफ्टी कंप्लायंसेस हैं, हर जैसे भी फ्लैट्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, उनमें फायर सेफ्टी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए जाते। और जो अथॉरिटी की भी इन्फोर्समेंट है, अथॉरिटी वो भी अथॉरिटी वगैरह ध्यान नहीं देती है। तो ये क्या है कि सीधा सा है कि द प्रॉब्लम इज नॉट एब्सेंस ऑफ द लॉ बट पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। राइटर कह रहा है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो किसकी है? वो इसकी नहीं है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। मेन प्रॉब्लम इसकी है कि प्रॉपर हमने जो हमारे कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन लागू नहीं किया एट द ग्रास रूट लेवल पे। ये सारी चीजें की इशू है हमारे किसके? अर्बन के। फिर कह रहा है राइटर कि दूसरा इशू क्या है? गवर्नेंस डिफिसिट। पहला इशू क्या था हमारा? पहला राइटर ने कहा कि पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी? फेल्यूर ऑफ अर्बन गवर्नेंस। कि अर्बन गवर्नेंस स्पेशली ये ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा है, ग्रास रूट लेवल की गवर्नेंस, म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट की। उसका दूसरा कह रहा है कि अर्बन गवर्नेंस कैसे डिफिसिट होती है। तो जैसे अर्बन लोकल बॉडीज रिमेन इंस्टीट्यूशनली वीक डिस्पाइट 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमने जो लोकल बॉडीज बनाई है विद द हेल्प ऑफ द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, उसका भी क्या है कि इसकी वजह से इसका क्या है कि इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी क्या है कि ग्रास रूट लेवल पे अर्बन गवर्नेंस बहुत ज़्यादा वीक है। आप भी देखते होंगे कि अगर थोड़ा सा फ्लड आ जाए एरिया में तो रोड पे पानी आ जाता है, नालियाँ चौक रहती हैं, चाहे आगरा हो चाहे दिल्ली। अभी मालवीय नगर दिल्ली में जो फ्लड आया रिसेंटली, ये बैक ईयर में आया था, कोचिंगों में पानी जाने लगा। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न है था प्रॉपर हमारे पास चैनल ही नहीं है। तो यहाँ से दिखाता है गवर्नेंस डिफिसिट है, कि जो हमारे पास वाटर के चैनल हैं या जो कहें सीधा सा सीवेज सिस्टम है, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ही नहीं है। वो चौक हैं, वो रुके हैं या टूटे हैं, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द गवर्नेंस डिफिसिट। और हमने जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, उसका मेन पर्पज यही था कि हम सीधा सा ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या अर्बन गवर्नेंस को वहाँ से बढ़ावा मिले। तो वही राइटर कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने ये सब करने के बाद भी हमें सीधा सा गवर्नेंस डिफिसिट दिखाई दे रही है। फिर कह रहा है फ्रेगमेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कोई लेना ही नहीं चाहता। फ्रेगमेंट जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डाल देगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी पे डेवलपमेंट अथॉरिटी डाल दे, वाटर बोर्ड, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पब्लिक, पीडब्ल्यूडी। ये सारा क्या है कि इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक दूसरे पर डाल देगी। अगर म्यूनसिपलिटी से सवाल पूछोगे आप तो म्यूनसिपलिटी कह रहेगी नहीं ये हाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रहेगी वाटर बोर्ड का है, वाटर बोर्ड कह देगा एनवायरनमेंट बोर्ड का है। तो ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे क्या है, ये सीधा सा फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है। इनकी वजह से क्या है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं है। तो सीधा सा ये अर्बन गवर्नेंस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि अर्बन गवर्नेंस में क्या है कि ड्यू टू द मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अलग काम की, डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, ये सारे पब्लिक, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कि अगर कहीं पे चोक हो गया है तो आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो वो कहेगा नहीं वाटर बोर्ड का है। ये सारी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेगमेंटेड भी होगी। तो राइटर ये कह रहा है इसकी वजह से भी अर्बन गवर्नेंस डिफिसिट दिखाई पड़ रही है। और ये तो बात बिल्कुल सही, करप्शन एट द पॉलिटिकल पैट्रोनेज। पॉलिटिकल लेवल पे क्या है, फंड का करप्शन होता है, बहुत सारे करप्शन है। उससे क्या है इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, करप्शन, वीक रेगुलेटरी, ये सारे इंक्वायरी कमेटीज़ इंक्वायरी करके चली जाती हैं, ऑडिटिंग करके चली जाती है रोड को या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, क्योंकि करप्शन की वजह से। ये सीधा सा क्या है कि करप्शन भी इसका एक है कि इसकी वजह से क्या है अर्बन गवर्नेंस बहुत ज़्यादा डिफिसिट है। उसकी वजह से नेचुरल कैलामिटी या कहें कि अर्बन एरिया में जो फायर लगती है या फ्लड आते हैं, ये भी एक करप्शन भी एक वन ऑफ द रीज़न है।
अब राइटर कहने की बात कर रहा है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं है। इंडिया हैज़ एडुकेट टेक्नोलॉजी टूल सच एज़ जैसे सैटेलाइट, ड्रोन, जीपीएस, डिजिटल, ये सारी चीज़ें कि इंडिया के पास सैटेलाइट भी कर सकता है, ड्रोन भी है, सब कुछ है। इसके बावजूद भी क्या है कि हम प्रॉपर उनका क्या है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लोकेशन को पता नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि ये सीधा सा अर्बन गवर्नेंस का फेल्यूर है। और फिर कह रहा है कि हाउएवर द रियल चैलेंज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट नॉट टेक्नोलॉजी। फिर राइटर कह रहा है कि नहीं, हमारे पास जो हमने कहा हमारे पास एआई भी है, जीपीएस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन इन्फोर्समेंट। पॉलिटिकल विल ही नहीं है, नेताओं की जो इच्छा वो है ही नहीं है। बस एमपी, एमएलए या मेयर या चेयरमैन बस इलेक्शन के टाइम पे आपसे प्रॉमिसेस करते हैं, उसके बाद वो दोबारा दिखाई नहीं देते, फिर 5 साल बाद ही दिखाई देते हैं। तो राइटर कहने की बात कर रहा है कि यह मेन प्रॉब्लम पॉलिटिकल है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। मेजर चैलेंज यही है कि वीक अर्बन प्लानिंग सबसे बड़ी, कि और फिर क्या है कि रेसिडेंटल बिल्डिंग की इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, जो मैंने कहा कि इंक्रोचमेंट स्पेशली पॉलिटिकली लोग करवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ही इंक्रोचमेंट करता है, जहाँ जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, जहाँ पे कोई भी बिल्डिंग का काम होना नहीं चाहिए, उस एरिया में इंक्रोचमेंट। या इमरजेंसी एग्जिस्ट फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उनकी ऑडिटिंग भी हो जाती है और उनकी सीडीसी का सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशली फायर ऑडिटिंग का या सेफ्टी मेजर का कोई भी ऐसा नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ दिख रही? पॉलिटिकल लेवल पे और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। वही राइटर कहने की बात कर रहा है कि हमारे पास जो आज जो अर्बन प्रॉब्लम है दिखाई देनी, चाहे फायर की चाहे फ्लड की, स्पेशली इस आर्टिकल में फायर की बात की गई है, वो मेनली प्रॉब्लम किसकी वजह से? पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से है, न कि टेक्नोलॉजी की वजह से। राइटर फिर कह रहा है हमें करना क्या चाहिए इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो राइटर कह रहा है कि अर्बन लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करो, ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दो। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमें स्ट्रेंथन करना है, और फाइनेंशियल और हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी स्ट्रेंथन करना है। और हमारे पास जो भी बिल्डिंग के कोड हैं, चाहे ग्राज हो, सेफ्टी नॉर्म्स हो, उनको भी हमें क्या इंश्योर करना है, उनको स्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है इम्प्लीमेंटेशन करना है। और हमारे पास जीआईएस एआई डिजिटल गवर्नेंस है, उसको भी क्या है कि इसके थ्रू हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति बिल्डर इस एरिया में बिल्डिंग बना रहा है, या तो वो इंक्रोचमेंट एरिया में तो नहीं बना रहा है, और उसका प्रॉपर डिजिटलाइजेशन और एआई की हेल्प से उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग कर सकते हैं। और ये कह रहा है एलिमिनेट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन। ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, हालांकि हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। वही लोगों को ठेका मिलता है, वही लोग सीधा कहते बिडिंग कर पाते हैं जिनका पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है। तो राइटर कहता है इसको भी सुधारो। फिर कह रहा है प्रोमोट प्रोफेशनल अर्बन प्लानिंग, प्रोफेशनल अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस लानी चाहिए, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और राइट टू लाइफ को इंक्लूड करना चाहिए, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सेकंड एआरसी इसने सुधार डालने की बात कर दी कि सेकंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन थी रिगार्डिंग द गुड गवर्नेंस एट द लोकल गवर्नमेंट में, उनको भी यहाँ से डाल दिया कि अकाउंटेबिलिटी लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, रूल ऑफ लॉ लाओ। ये सारी चीज़ें राइटर कहने की बात कर रहा है। अब हमारा आ जाता है थर्ड आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल में ये कह रहा है कि GS2 में इसका सीधा सा मैं यूज करूंगा। इंडिया का जो भी क्रूड ऑयल आता था वो हॉर्मुज के थ्रू आता था, गल्फ ऑफ हॉर्मुज। लेकिन राइटर ये कह रहा है कि ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज में क्राइसिस हुआ तो इंडिया शिफ्ट हो गया रेड सी, ये वाला एरिया, ये रसिया से सीधा ब्लैक सी से सीधा बॉस्फोरस स्टेट के द्वारा मेडिटेरियन से सीधा रेड सी, और बाब अल मांदव ये वाला स्टेट से सीधे एक गल्फ ऑफ एडन थे अरेबियन सी से सीधा इंडिया। तो इंडिया ने क्या, एक दूसरा अल्टरनेटिव इंडिया के पास था रूस से। तो सबसे ज़्यादा तो जून से पहले अब तक सबसे ज़्यादा इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा था अप्रॉक्स 26 लाख बैरल के आसपास,
पर डे हम ले रहे थे किससे, रूस से ऑयल ले रहे थे। तो राइटर कह रहा है कि ये हमारा रूस से ऑयल आ रहा था, ये रेड सी की होते हुए बाबल मांदव जो स्टेट है उससे गल्फ ऑफ एडन रेड सी को कनेक्ट करती है। तो होती जो यमीन स्पॉन्सर्ड या कह रहे यमन का है, उसने इस पे अटैक कर दिया, किस पे, सुएज कैनाल पे। तो इंडिया का सीधा सा है कि एज कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड रेड सी इंडिया क्रूड ऑयल ऑप्शन, कि अगर रेड सी में भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल आ रहा है, उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से ये दिखने को मिल रही है कि रूस से हमारा तेल आएगा। तो राइटर ये कह रहा है कि हमारा जो ऑयल रूस से आएगा तो उन पे जो हूतीस है वो इतनी जल्दी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन हॉर्मुज से आएगा, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। वही है कि इमरजेंसी ऑप्शन क्या है कि हम रशिया को कैसे डील कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें कि रूस के लिए क्या ऑयल एक्सपोर्ट का रिस्क है, अगर वो इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट करता है तो रूस के लिए क्या रिस्क है। रूस के लिए यही रिस्क है कि भाई यूएसए का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा इस एरिया में। तो यही सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। वही कह रहा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद कॉन्फ्लिक्ट रेड सी में भी बढ़ गया है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हूती रिबेल जो हूती यमन का है, मैंने सबसे पहले ये कहा कि हूतीज़ है क्या, ये अंसार मूवमेंट करके है, जो जो सिया सपोर्टेड मूवमेंट है, सिया मुस्लिम, और जिनका नाम है जिहादिस्ट मुस्लिम के नाम से चलाते हैं, जिहादी के जिनका जो इस लोगों ने जिहाद लाना है, तो अंसार मूवमेंट के नाम से इनका नाम है, यमन सपोर्टेड है। इसको यूएस ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर रखा है हूती रिबेल को। तो ये अगर पूछे कि हूती रिबेल कहाँ का है, तो ये क्या है, ये ईरान और यमन सपोर्टेड है, स्पेशली इसका जो ओरिजिन है वो यमन है। तो वही है कि सऊदी ऑयल टैंकर को पासिंग थ्रू बाब अल मांदेब इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ द सप्लाई डिसरप्शन हाई है। अब सऊदी का सीन अलग है, सऊदी का सीन है, सऊदी अरेबिया यूएसए का एलआई है, क्योंकि यूएसए के बहुत सारे प्लेटफॉर्म या बहुत सारे स्टेशन किसमें है, सऊदी में। तो अगर सऊदी का कोई भी ऑयल का टैंक रेड सी से आएगा तो ये ईरान और यमन स्पॉन्सर्ड या कहे उसका सपोर्टर हूती ग्रुप इस पर अटैक कर देगा। तो वही राइटर कहने की कर रहा है कि इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन हुआ है कि अब पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज में था, अब रेड सी में भी हो गया। उसकी वजह से क्या है, रेड सी हैज़ रेज्ड कंसर्न ओवर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी एक कंसर्न आ गया है। क्यों कि हूती रिवेलियन ने जो सऊदी अरेबिया का टैंकर था उस पर अटैक किया, जो बाब अल मांदव से होके आ रहा था, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ सप्लाई डिफरेंस, सप्लाई चेंज कॉस्ट वगैरह ये सब बढ़ जाएगा, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो कह रहा वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो 88% क्रूड ऑयल आता है वो इसी रूट से आता है फिलहाल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा, क्योंकि वहाँ से तो उतना ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑयल आ रहा है कैसे, ये इस रीज़न से 88 पर, कि रूस से हम जो ऑयल ले रहे हैं वो पहले ब्लैक सी आएगा, सबसे पहले ब्लैक सी से क्या है, बॉस्फोरस स्टेट के थ्रू हमारा मेरा आएगा मेडिटेरियन सी में, ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट के थ्रू मेडिटेरियन सी से सीधा मेरा ये रेड सी से कनेक्ट होगा सुएज कैनाल के थ्रू, फिर आएगा सुएज कैनाल से रेड सी से सीधा गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पे मेरा गल्फ ऑफ एडन में क्या है, बाब अल मांदव स्टेट है, और फिर गल्फ ऑफ एडन से सीधा मेरा अरेबियन सी से इंडिया आएगा। तो इतना रूट में क्या है कि इतना अगर 88% आ रहा है तो इतना बड़ा रूट है, तो इंडिया की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो राइटर यहाँ से कह रहा है कि हम इस पर ही डिपेंडेंट बने रहेंगे, इस पर भी पहला हमें क्राइसिस दिखाई दे रहा है, अगर इंडिया इस पर भी डिपेंडेंट बना रहेगा तो कॉस्ट ऑफ द फ्यूल बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आएगा, बहुत सारी क्या है कि डिमांड भी लोगों की कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो इंडिया में एनर्जी का क्राइसिस भी देखने को मिलेगा। वही राइटर चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा इंपोर्ट करता है इंडिया 88%, वो सीधा अभी फिलहाल रूस से
जो हमारा रेड सी के रास्ते से आ रहा है, उस पे अभी क्या है कि ये 88% इसी रास्ते से होके आ रहा है। फिर कह रहा है कि रसिया से हम अप्रॉक्स 2.6 मिलियन बैरल पर डे लेते हैं, जो मैंने कहा 50% क्रूड ऑयल, मतलब सीधा सा हुआ 26 लाख बैरल हम ले रहे हैं, और और हमारा करीब 50% और क्रूड ऑयल रसिया से आ रहा है अभी फिलहाल में। तो इसका किसके रूट से आ रहा है? ये हमारा रेड सी के रूट से ही आ रहा है। तो रेड सी का सुएज कैनाल से कनेक्शन है, मेजर रूट्स ऑफ क्रूड शिपमेंट फॉर रसिया टू वेस्ट एशिया। और ये सीधा जो मैंने बताया कि जो 88% आया मेरा 2.6 मिलियन बैरल पर डे, वो सीधा सुएज ऑफ कैनाल से आ रहा है। अगर सुएज ऑफ कैनाल पे भी होती का अगर अटैक हो गया, तो इस एरिया में भी अगर क्राइसिस हो गया, तो इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी का एक और चैलेंज दिखाई देना पड़ रहा है। ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी वाला ये हमने देखा, ये भी क्रिटिकल रूट है। तो इंडिया इस पर भी उतना बावल मानदब हमने जो समझा कि ये भी है, तो इन्हीं दो से इंडिया का आता था। अभी सबसे ज़्यादा इस रूट से आ रहा है कि रेड सी गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, ये इसके बारे में होती रिवर लिमन का। स्वेज ऑफ कैनाल, ये सारी चीज़ें हैं कि स्वेज ऑफ कैनाल क्या है कि शॉर्टेस्ट रूट है, कैनाल के थ्रू आता है, वो डिसरप्शन फोर ऑफ द अराउंड कैप ऑफ गुड होक, जिसमें कैप ऑफ गुड होक का मतलब इथोपिया वाला रीजन, इरिट्रिया वाला रीजन, उसी रीजन से हमारा होके आ रहा है। फिर कह रहा है कि इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा अगर अटैक बढ़ जाएंगे तो। पहला तो इम्पैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी का पड़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब जो हमारा 88% जो क्रूड ऑयल आ रहा है उस एरिया से, स्पेशली रेड सी जोन, इस पे होती का अगर अटैक बढ़ेगा तो हमारे पास सीधा है कि क्राइसिस आ जाएंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा क्राइसिस इंडिया के सामने दिखाई दे रहा है कि इंडिया इस पर सीधा सा डिपेंडेंट नहीं रह सकता। पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि क्रूड ऑयल सप्लाई में डिले होगी। क्रूड ऑयल सप्लाई में कैसे डिले होगी? जो हमारा रूट है ये वाला, ये जो रूट है, ये रूट बहुत लंबा है कि यहाँ से ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट के थ्रू मेडिटेरियन सी, फिर स्विस कैनाल के थ्रू रेड सी से सीधा हम गल्फ ऑफ एडन यहाँ से आएंगे। तो हमारा करीब करीब जो हॉर्मुज से आता था उसका डबल टाइम लग रहा है, 4 से 5 दिन अप्रोक्स लग जाते हैं। तो अगर रूट बढ़ेगा तो यहाँ से कॉस्ट भी बढ़ेगी और तो सीधा है कि हमारा टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और फिर अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो भी ऑयल आएगा वो महंगा ही मिलेगा, उससे इन्फ्लेशन भी आ सकता है, महंगाई भी, तो डिले भी हो रही है। फिर कह रहा है इंश्योरेंस वगैरह कॉस्ट वगैरह, फ्रेट का हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। फ्रेट का मतलब जो भी हम माल ला रहे हैं क्रूड ऑयल, उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है कि इंपोर्ट बिल भी हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने कहा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें मैंने कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रूड ऑयल का डिले, ये सारी चीज़ें इतने बड़े रूट से आएगा। इन्फ्लेशन भी इसमें ये बढ़ आ गया कि इन्फ्लेशन भी आ जाएगा कि फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? ड्यू टू हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सरकार किस पर डालेगी? मुझ पर और आप पे डालेगी, आम लोगों पे डालेगी। और अगर जो जहाज 2 दिन में आ रहा था वो जहाज 4 से 5 दिन में ऑयल का आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसा बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन भी हो सकता है। क्यों फूड इन्फ्लेशन? सीधी सी बात ही है यार कि हर चीज़ एनर्जी पर ही डिपेंड है। क्रूड ऑयल क्या एनर्जी है, तो फूड इन्फ्लेशन, फूड करंट अकाउंट डिफिसिट भी हमारा बढ़ जाएगा। कैड करंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब जो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी खाली हो जाएगा, तो वो भी हमारा बढ़ जाएगा। और है कि हाइयर इंपोर्ट बिल वगैरह, ये सब प्रेशर ऑन रुपी, घुमा फिरा के वही है इन्फ्लेशन, पैसा सब वही बात है कि अगर हम बहुत दूर से घुमा के लाएंगे तो डीजल पेट्रोल हमारा ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि रूस इम्पोर्टेंट क्यों है? जो मैंने कहा कि रूस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए कि रूस के द्वारा जो हमारे रेड सी से आ रहे हैं उन पर हुती अटैक नहीं करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो अ, अमेरिका सपोर्टर कंट्रीज हैं उन पे ही अटैक करते हैं। जैसे कहा सऊदी अरेबिया पे अटैक कर दिया, तो सऊदी अरेबिया पे वो अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएसए का स्पेशली एक ट्रेड डील भी साइन हुई है और एक अब्राहम अकॉर्ड भी है, सऊदी अरेबिया वो भी साइन करने जा रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे कैसे मिलिट्री प्लेटफॉर्म भी हैं, किसके?
उसके यूएसए के किसमें, सऊदी अरेबिया में, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए क्या है कि रसिया रिमेन इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, और रशियन क्रूड मूविंग थ्रू द रेड सी रिमेन्ड लार्जली अनअफेक्टेड सो फार, कि रेड सी से आते हैं, अनअफेक्टेड है किससे, होती रिवेल से। तो ये भी है कि इंडिया का क्या है कि अगर महंगा मिल रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि उस पे ट्रस्टेड रिलायबल फ्रेंड है इंडिया का, कि वो तेल देगा, ले जाओ, सस्ते में भी दे देगा अगर क्रिटिकल कंडीशन आएगी तो। पहला। दूसरा ये कह रहा है राइटर कि रूस से जो तेल आ रहे हैं वो अनअफेक्टेड आ रहे हैं, कोई जहाज पे अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते रूस से भी बढ़िया है, ईरान से भी बढ़िया, यमन से भी बढ़िया है, और हूती का सीधा सा अटैक उन पे कर रहा है जो यूएसए एलाई है, यूएसए सपोर्टर है, या यूएसए के खेमे के जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गया या यूएई हो गया, उन पे ही अटैक कर रहा है। तो यहाँ से कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर राइटर कहने की बात कर रहा है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। कैसे? कि यूक्रेन का और रूस का बार चल रहा है, तो यूक्रेन अटैक किस पे कर रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, ऑयल के जो पॉइंट है किसके, रूस के, उस पर अटैक कर रहा है। अगर मान लीजिए इस एरिया में यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा अपने अटैक करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे भी क्राइसिस हो सकता है फ्यूचर में। तो ये इंडिया के लिए चैलेंज बना हुआ है, ये एक रिस्क है। फिर कह रहा है कि ब्लैक सी एक्सपोर्ट में भी टर्मिनल पे भी एक रिस्क है, कि वो ब्लैक सी नीचे वाला एरिया किसका, यूक्रेन का भी लगता है। उधर अगर देखा जाए तो यूक्रेन के सपोर्टर या नाटोज वाले कंट्रीज लगते हैं। तो यहाँ पे भी एक ब्लैक सी भी एक इंडिया के लिए खतरा बना हुआ है, कि ये नाटो सपोर्टर कंट्री या यूक्रेन भी क्या है कि यहाँ पे रूस को अगर चाहे कि इसका ट्रेड रोकना है, तो ब्लैक सी के रास्ते से भी कोई भी अटैक कर सकता है। तो वहाँ से भी इंडिया को सीधा सा खतरा दिखाई दे रहा है। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन फॉर इंडिया, ये भी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन के रूप में नहीं दिखाई देना पड़ रहा है। तो इंडिया का इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से होगा? इंडिया को फिर क्या करना चाहिए? इंपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा? यूएस से लेगा, ब्राज़ील से लेगा, गुयाना से, ये सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ से लेगा। तो इंडिया को सीधा सा राइटर कह रहा है कि ऑप्शन इंडिया के पास ये है, उसको अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट को क्या है जो कर रहा है, वो सीधा सा कि जो इंपोर्ट वो कर रहा है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ना कि किसी एक सर्टेन रूट पर और सर्टेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो यही है कि डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल, इंक्रीज परचेज फ्रॉम स्पॉट मार्केट वहन रिक्वायर्ड, और स्पॉट मार्केट से भी जब रिक्वायरमेंट हो तब खरीद सकते हैं। चैलेंजेस, लॉन्गर शिपिंग रूट जो आगे पीछे हो गया, जो हमने कहा 2 से 4 वीक, सॉरी मैंने डे बताया था, सॉरी, वो 2 से 4 वीक है, नॉट डे, 2 से 4 वीक, हफ्ते लग रहे हैं। कहाँ से? रेड सी के रास्ते से होते हुए मेरा रूस से इंडिया में आ रहा है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बस वो 2 से 4 वीक वाला मेरे दिमाग में डे था। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, जिससे इंडिया का बेहतर हो, कि इंडिया को अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल कंट्रीज और सिंगल रूट। जैसे हमने कहा रेड सी हो गया और हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, इन पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में, विशाखापट्टनम में, पदूर में, 3 स्ट्रेटजिक रिजर्व में, एक मैंगलोर में। तो स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब कि हमारे पास अगर कोई भी इमरजेंसी या क्राइसिस आता है, तो इतना, जैसे कहा जाता है इंडिया से 10 से 15 दिन का स्ट्रेटजिक रिजर्व है क्रूड ऑयल का, तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। कहाँ कहाँ है हमारा? एक विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में, एक पदूर में है। ये स्ट्रेटजिक रिजर्व में जहाँ पे स्टोरेज ऑफ द क्रूड ऑयल रहता है, कि इमरजेंसी में यहाँ से हम, हमारा क्या एनर्जी क्राइसिस ना हो। तो कह रहा है इसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए, कि फ्यूचर में कोई भी एनर्जी क्राइसिस होता है तो यहाँ से 15 नहीं, 20, 25, 30 दिन तक भी इंडिया ले जाए। कहा जाता है 150 दिन का चाइना रखता है। तो यही है। और हमको क्रूड ऑयल के अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोफ्यूल एनर्जी है, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे क्या हमारी डिपेंडेंसी ऑन द क्रूड ऑयल कम होगी। ये सीधी बात है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंडियन ओशन, सीधी सी बात है, जैसे इंडिया का महासागर प्रोजेक्ट है, सागर की जगह महासागर आ गया, महासागर। तो इंडिया का क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में अभी कोऑपरेशन करना चाहिए, तो इंडिया कर भी रहा है। महासागर है, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड एक्सक्लूसिव जोन है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को,
और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। यही सारी वे फॉरवर्ड में बताए गए हैं। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अर्बन वाला और ये इंडिया का सेकंड था। एफसीआरए हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में।